नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दी। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। प्रधानमंत्री कल वाराणसी में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, नया संसद भवन अगले वर्ष नवंबर तक बनके तैयार हो जाएगा। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नए कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए क्रिसमस और नववर्ष समारोहों पर रोक लगाई। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के अंतर्गत देश में अब तक 139 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.4% हुई। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले में एक पुलिस सहायक उप निरीक्षक शहीद और एक नागरिक मारा गया। ढाका में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का कांस्य पदक जीता और बांग्लादेश ने भारत को हराकर सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। समाचार संध्या में मनोज के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। हमारी आपसे अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2022 सत्र के लिए नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि उचित औसत गुणवत्ता वाले नारियल यानी मिलिंग खोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 10,335 रुपए से बढ़ाकर 10,590 रुपए कर दिया गया है। वर्ष 2018 के बजट में केंद्र सरकार ने किसानों को लागत मूल्य का कम से कम 1.5 गुना एमएसपी के रूप में दिए जाने की घोषणा की थी। वर्ष 2022 में नारियल का तेल निकालने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली फेयर एवरेज क्वालिटी की मिलिंग कोपरा के लिए 10,590 रुपए प्रति क्विंटल तथा पूजा इत्यादि में उपयोग किए जाने वाली बाल कोपरा के लिए 11,000 रुपए प्रति क्विंटल का एमएसपी निर्धारित किया गया है। ये एमएसपी मिलिंग कोपरा की लागत मूल्य से लगभग 52% और बाल कोपरा की लागत मूल्य से लगभग 58% अधिक है। 2021 की तुलना में मिलिंग कोपरा का निर्धारित एमएसपी 255 रुपए प्रति क्विंटल और बाल कोपरा का 400 रुपए प्रति क्विंटल अधिक है। ये फैसला कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। इससे लाभ की राशि कम से कम 50% सुनिश्चित होगी। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण और प्रगतिशील कदम है। नारियल उत्पादक राज्यों में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन परिसंघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता उपभोक्ता परिसंघ लिमिटेड न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यकलापों के लिए एक केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी जाएंगे और कई विकास कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी वाराणसी में करखियाओं में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रामनगर में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ संयंत्र के लिए बायोगैस आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जमीनी स्तर पर भूमि मालिकाना से संबंधित समस्याओं को कम करने के लिए राज्य के 20 लाख से अधिक निवासियों को स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण आवासीय अधिकार रिकॉर्ड घरौनी का वर्चुअल माध्यम से वितरण करेंगे। इस अवसर पर 870 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 22 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ होगा और आधारशिला रखी जाएगी। वाराणसी की पर्यटन क्षमता में तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री श्री गुरु रविदास जी मंदिर और संत गोवर्धन से जुड़ी पर्यटन विकास परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे इस महीने की 28 तारीख को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के दीक्षांत समारोह को संबोधित करने के लिए उत्सुक हैं। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि ये एक प्रगतिशील संस्थान है जिसने विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी योगदान दिया है। उन्होंने अपने भाषण के लिए सभी लोगों से narendramodi.in पर सुझाव देने का आग्रह किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास की नई रफ्तार पकड़ चुका है। एक्सप्रेसवेज, मेट्रो सेवाएं और एयरपोर्ट शुरू होने से इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। 4 नए एक्सप्रेसवे, 5 शहरों में मेट्रो सेवाएं शुरू और नए एयरपोर्ट शुरू हो चुके हैं। सड़क के साथ ही अब एयर कनेक्टिविटी में भी प्रदेश का दायरा काफी बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश देश में इकलौता राज्य है जहाँ 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट संचालित हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के ये कार्य आर्थिक और औद्योगिक विकास को पंख लगाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संकल्प से उत्तर प्रदेश का नव निर्माण हो रहा है और ये नए भारत के निर्माण में योगदान दे रहा है। सोच ईमानदार, काम दमदार। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबके प्रयास से हो रहा है राष्ट्र निर्माण, जिसमें इनकम टैक्स है आपका योगदान। और जब ई-फाइलिंग से हुआ है इनकम टैक्स रिटर्न भरना इतना आसान, तो फिर देर क्यों करें? 31 दिसंबर 2021 या उससे पहले www.incometax.gov.in पर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को ई-फाइल करना ना भूलें। समय से इनकम टैक्स रिटर्न भरने पर रिफंड्स भी जल्दी आ जाते हैं। लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। लोन और वीजा एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग में भी ITR सहायक है। नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर 3 करोड़ से भी अधिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं। तो फिर आप भी समय न गवाएं। आज ही अपने इनकम टैक्स रिटर्न को ई-फाइल करें। अधिक जानकारी और रिटर्न फाइल करने के लिए विजिट करें www.incometax.gov.in। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि नया संसद भवन अगले वर्ष नवंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा। श्री बिरला ने संवाददाताओं को बताया कि वे नए भवन निर्माण कार्य की प्रगति की लगातार समीक्षा कर रहे हैं और इस सिलसिले में संबंधित एजेंसियों के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि नए संसद भवन में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। लोकसभा के शीतकालीन सत्र के कार्य का उल्लेख करते हुए श्री ओम बिरला ने कहा कि कोविड-19 की स्थिति के बारे में 12 घंटे 26 मिनट तक चर्चा की गई। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा में कुल 99 सांसदों ने भाग लिया। इसी प्रकार 61 सदस्यों ने जलवायु परिवर्तन की चर्चा में हिस्सा लिया। आज संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि इस शीतकालीन सत्र में लोकसभा में लगभग 82% कार्य हुआ। ये अत्यंत हर्ष का विषय कि 2 दिसंबर 2021 को सभा का कार्य निष्पादन 204% रहा। सत्र के दौरान सभा का कुल कार्य निष्पादन 82% रहा। वर्तमान सत्र में कार्य के लिए आवंटित कुल समय में से व्यवधान के कारण 18 घंटे 48 मिनट का समय व्यर्थ हुआ। श्री ओम बिरला ने कहा कि 94% से अधिक सांसदों ने अपने प्रश्नों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत किया। श्री बिरला ने ये भी कहा कि अब शुरू किए गए मोबाइल एप्लीकेशन
LS मेंबर ऐप में सदस्यों को सदन की पूरी कार्यवाही की कार्यसूची रखने की अनुमति होगी, जिसके माध्यम से लोगों को अपने नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के कार्य की जानकारी उपलब्ध रहेगी। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सत्र के दौरान सदन के कामकाज पर अप्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने सदस्यों से सामूहिक रूप से जवाब देने और व्यक्तिगत रूप से आत्म अवलोकन करने को कहा। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान आशा के विपरीत बहुत कम काम हुआ है। उन्होंने कहा कि सदन में जो भी घटना हुई वो अनुचित थी। श्री नायडू ने सदन की कार्यवाही और बेहतर ढंग से चलने के लिए सदस्यों से आत्म मंथन करने को कहा। I am not happy to share with you the House functioned much below its potential. I urge all of you to collectively and individually reflect and introspect if this session could have been different and better. I don't want to speak elaborately on the course of this session, as it would lead to me to make a very critical view. And also, realization of what has happened is wrong, and we should all work towards constructive, positive atmosphere for the larger interest of the country. संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 13 विधेयक पेश किए गए। श्री प्रहलाद जोशी ने व्यवधान के लिए विपक्ष की आलोचना की। लोकसभा का प्रोडक्टिविटी अप्रॉक्सीमेटली 82% रहा है और राज्यसभा का अनफॉर्चुनेटली 47% रहा है। 9 बिल राज्यसभा में पारित हुआ है, 11 बिल लोकसभा में पारित हुआ है। ये 11 बिल में अप्रोप्रिएशन बिल भी है, डिमांड्स ऑन सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑन ग्रांट, वो भी पारित हो गए। टोटल 11 बिल्स इंक्लूडिंग 1 अप्रोप्रिएशन बिल वर पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दी। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। प्रधानमंत्री कल वाराणसी में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, नया संसद भवन अगले वर्ष नवंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नए कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए क्रिसमस और नव वर्ष समारोहों पर रोक लगाई। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के अंतर्गत देश में अब तक 139 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.4% हुई। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले में एक पुलिस सहायक उप निरीक्षक शहीद और एक नागरिक मारा गया। ढाका में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का कांस्य पदक जीता और बांग्लादेश ने भारत को हराकर सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नए कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी दिल्ली में क्रिसमस और नववर्ष समारोहों पर रोक लगा दी है। प्राधिकरण ने इस बारे में जारी आदेश में सभी जिलाधीशों और पुलिस उपायुक्तों से कहा है कि वे ये सुनिश्चित करें कि क्रिसमस और नववर्ष के दौरान किसी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम या अन्य आयोजन न हो। सभी जिलाधीशों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ओमिक्रॉन वेरिएंट सहित कोरोना संक्रमण के फैलने को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करें। ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। हवाई अड्डे पर आगमन पर जांच के बाद जिन यात्रियों में ओमिक्रॉन के लक्षण पाए जाएंगे उन्हें इस रोग से संबंधित स्वास्थ्य केंद्रों में रखा जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उनके घर में रहने की अनुमति नहीं होगी। ओमिक्रॉन के अधिक मामलों वाले देश में पिछले 14 दिन बिता चुके जो यात्री बाद में इस रोग से संक्रमित पाए जाएंगे उन्हें भी अलग थलग रखा जाएगा। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे यात्रियों के आगमन पर उनके नमूने एकत्र करें और उन्हें जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कोलकाता के स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन को भेज दें। संबंधित व्यक्ति कम से कम जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट प्राप्त होने तक आइसोलेशन में ही रहेगा। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 139 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इस समय 78,190 लोगों का उपचार हो रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.4% हो गई है। कल 6,906 लोग स्वस्थ हुए। अब तक 3 करोड़ 42 लाख से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 6,317 नए रोगियों की पुष्टि हुई।
आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने ओमिक्रॉन से बचाव के लिए लगातार कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करने को कहा है। So Omicron is a new variant and we know that the virus will continue to mutate and new variants will emerge. It is causing, as per the data that we have, because most of the cases currently are from the Western world, from UK, Denmark, South Africa. There it is causing a mild illness. Hospitalizations are not much. Currently it is causing a mild illness. So again, I think the protection is twofold. One is for all of those who need to get vaccinated, who are due for vaccination, should come forward and get themselves vaccinated. Vaccination is very important to prevent a person from severe illness and from hospitalization and death. And the second is that we have to be again aggressive in COVID appropriate behavior. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने क्षेत्रीय भाषाओं में बेहतर विज्ञान संपर्क की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने के लिए उनकी मातृभाषा में इसे उन तक पहुंचाया जाना चाहिए। उन्होंने पुस्तकों, टीवी कार्यक्रमों और रेडियो के माध्यम से विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के प्रयास करने को कहा। वे आज राष्ट्रीय गणित दिवस पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के विज्ञान प्रसार द्वारा आयोजित भारतीय वैज्ञानिक श्रीनिवास रामानुजन की जन्मशती के सिलसिले में वर्ष भर चलने वाले समारोहों का उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये हमारा कर्तव्य है कि राष्ट्र निर्माण में भारतीय वैज्ञानिकों और गणितज्ञों के योगदान को हमेशा याद रखें। जम्मू कश्मीर में आज आतंकवादी हमले में एक पुलिस अधिकारी शहीद हो गया और एक नागरिक मारा गया। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबेहड़ा इलाके में आतंकवादियों ने सहायक पुलिस उपनिरीक्षक मोहम्मद अशरफ पर गोलियां चलाई। गोली लगने के बाद विशेषज्ञ चिकित्सा के लिए ले जाते समय श्रीनगर में उन्होंने दम तोड़ दिया। दूसरी घटना श्रीनगर के पुराना शहर के ईदगाह इलाके में हुई। आतंकवादियों ने अपने घर के बाहर खड़े एक नागरिक पर नजदीक से गोली चलाई। इसे तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इन दोनों घटनाओं के सिलसिले में मामले दर्ज किए गए हैं और हत्यारों को पकड़ने के लिए तलाश अभियान चलाया गया है। ढाका में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में भारत ने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 4-3 से हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। बेहद रोमांचक मैच में भारत के लिए हरमनप्रीत सिंह, सुमित, वरुण कुमार और आकाशदीप सिंह ने गोल किए। भारतीय टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि रोमांचक मुकाबला जीतना शानदार रहा। आज बहुत अच्छा मैच रहा है। ठीक है, हम लोगों ने आज मैच जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता है और देखा जाए तो आज पाकिस्तान ने भी बहुत अच्छा गेम खेला था। जो हॉकी का बहुत अच्छा मैच रहा है, बहुत लोगों ने, सभी ने एंजॉय किया। यही था कि हाँ कि हम लोग को ये मैच जीतना था, क्योंकि कल हमारा था कि हमें फाइनल में खेलना था, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग यस्टरडे लूज किया। तो आज यही था कि हाँ कि हमें बाउंस बैक करना और यहाँ से ब्रॉन्ज मेडल जीत के जरूर जाना है। इस बीच दक्षिण कोरिया ने जापान को पेनाल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर खिताब जीत लिया है। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 3-3 से बराबरी पर थीं। ढाका में सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब बांग्लादेश ने जीत लिया है। फाइनल में मेजबान टीम ने भारत को 1-0 से हराया। मैच का एकमात्र गोल 81वें मिनट में बांग्लादेश की अनाई मोगिनी ने किया। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया। नेपाल को हराकर टीम ने फाइनल में जगह बनाई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। आकाशवाणी है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म, भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है।
आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। दिसंबर 1901 को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में बच्चों के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम स्कूल की स्थापना की। इसी स्कूल के इर्द गिर्द अपरंपरागत और विश्व स्तर पर प्रसिद्ध विश्व भारती विश्वविद्यालय की संरचना हुई, जिसका विकास शिक्षा के प्रति प्रेम, समर्पण और सावधानी पूर्वक योजना के माध्यम से किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने संस्था को विश्व भारती कहा, जिसका अर्थ है भारत के साथ दुनिया का मिलन। ब्रिटेन के शासकों द्वारा भारत में शुरू की गई शिक्षा व्यवस्था को अस्वीकार करते हुए रविंद्रनाथ ने शुरू में भारत में प्राचीन शिक्षा के आंतरिक मूल्यों को पुनः स्थापित करने पर बल दिया। इसलिए स्कूल और उसके पाठ्यक्रम ने देश के बाकी हिस्सों में शिक्षा और शिक्षण को देखने के अंदाज में बदलाव का संकेत दिया। सादगी एक प्रमुख सिद्धांत था। पेड़ों की छाया में खुली हवा में कक्षाएं आयोजित की गईं, जहां मानव और प्रकृति ने तत्काल सामंजस्यपूर्ण संबंध में प्रवेश किया। शिक्षकों और विद्यार्थियों ने एकल अभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक जीवन साझा किया। पाठ्यक्रम में संगीत, पेंटिंग, रंगमंच और अन्य अभिनय पद्धतियां शामिल थीं। बौद्धिक और शैक्षणिक गतिविधियों को स्वीकृत सीमाओं से परे मानव व्यक्तित्व के विविध गुणों को मजबूत करने और बनाए रखने के अवसर पैदा किए गए। स्वतंत्रता के बाद संस्था को 1951 में संसद के एक अधिनियम द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। ये भारत और दुनिया के नागरिकों के सशक्तिकरण में निरंतर योगदान दे रहा है। আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা। आज ही के दिन हम प्रवासी भारतीय क्रांतिकारी तारक नाथ दास को भी याद करते हैं, जिनकी 22 दिसंबर 1958 को मृत्यु हो गई थी। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर एक अग्रणी प्रवासी, जिन्होंने एशिया में प्रवासी भारतीयों को देश के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए संगठित करने में मदद की। तारकनाथ का जन्म 15 जून 1884 को पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के कांचरापाड़ा में हुआ था। कलकत्ता में कॉलेज में भाग लेने के दौरान उन्हें एक ब्रिटिश विरोधी गुप्त संस्था में भर्ती किया गया था। 1905 तक उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और क्रांतिकारी संदेशों का प्रसार करना शुरू कर दिया। 1905 में वे एक साधु के वेश में जापान पहुंचने में सफल रहे। ब्रिटिश राजदूत द्वारा उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध करने के बाद दास वहां से बच निकले और अमेरिका पहुंच गए। उन्होंने बर्कले में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भारतीय प्रवासियों को संगठित किया। दास ने 1908 में ब्रिटिश कोलंबिया की भारतीय प्रवासी आबादी को ब्रिटिश भारत सरकार के शोषणकारी नीतियों के बारे में शिक्षित करने के लिए फ्री हिंदुस्तान नामक एक मासिक पत्रिका शुरू की। बाद में वो गदर पार्टी के लाला हरदयाल के साथ भी जुड़े और 1914 तक कई असफल आवेदनों के बाद अमरीकी नागरिक बन गए। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार की पहुंच से वो बाहर हो गए। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध की पूर्व संध्या पर जर्मनी की यात्रा की और भारत में सशस्त्र विद्रोह के लिए धन जुटाने के काम में लग गए। उन्होंने स्वेज नहर के साथ ब्रिटिश नियंत्रित रेलवे को नष्ट करने के असफल जर्मन भारतीय मिशन में भाग लिया और पैन एशियाटिक लीग को व्यवस्थित करने और भारत की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए चीन और जापान की यात्राएं भी की। 1917 में दास तटस्थता अधिनियम का उल्लंघन करने और साजिश के आरोप का सामना करने के लिए अमेरिका लौट आए।
उन्हें और अन्य साजिशकर्ताओं और सैन फ्रांसिस्को में हिंदू जर्मन षड्यंत्र मामले में दोषी ठहराया गया था और दास को लिवेनवर्थ कंसास में 22 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी। जेल की सजा काटने के बाद दास ने क्रांतिकारी गतिविधियों को छोड़ दिया। उन्होंने अपनी पीएचडी जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय में विदेश सेवा के स्कूल से और अपने शेष वर्ष अमेरिका और यूरोप में अध्यापन में बिताए। दिसंबर 1958 में न्यूयॉर्क में उनका निधन हो गया। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में बृहस्पतिवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी में अपना अमूल्य योगदान देने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की वीर गाथा। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज केंद्रीय बजट 2022-23 के लिए बजट पूर्व विचार विमर्श बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में 7 हितधारक समूहों के 120 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं विशाल शर्मा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 612 अंक के उछाल से 56,931 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 185 अंक की तेजी से 16,955 दर्ज हुआ। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 5 पैसे मजबूत होकर $1 की तुलना में 75 रुपए 55 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $74.10 प्रति बैरल के आसपास रही। अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। दिल्ली में हल्का कोहरा छाया रहेगा। मुंबई और कोलकाता में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं। तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उत्तर भारत में श्रीनगर गिलगित में बादल छाए रहेंगे और हिमपात होने की संभावना है। गिलगित और मुजफ्फराबाद में सामान्यतः बादल छाए रह सकते हैं और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। लेह में सामान्यतः बादल छाए रह सकते हैं। न्यूनतम तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे और अधिकतम 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग, आइजोल और कोहिमा में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार गरज के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। गंगटोक और ईटानगर में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 6 और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कोरोना जागरूकता श्रृंखला में आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कार्यक्रम FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। कार्यक्रम में पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टेलीफोन नंबर 011-2342-1230 और 011-2342-1764 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts #AskAIR पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दी। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। प्रधानमंत्री कल वाराणसी में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, नया संसद भवन अगले वर्ष नवंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नए कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए क्रिसमस और नववर्ष समारोहों पर रोक लगाई। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के अंतर्गत देश में अब तक 139 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.4% हुई। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले में एक पुलिस सहायक उप निरीक्षक शहीद और एक नागरिक मारा गया। ढाका में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का कांस्य पदक जीता और बांग्लादेश ने सेफ अंडर 19
महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।